अहमद, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओवल ऑफिस में खड़े होकर नेटो और बरतानिया को ताने देना और बरतानिया का मदद से इनकार करना, क्या इस बात का वाज़ेह ऐलान नहीं है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी नज़्म या वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने बनाया था वो अब खुद वाशिंगटन के हाथों ही दफन हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इस वक्त जो अलायंसेस बने हुए थे पुराने, वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। जो दुनिया का ऑर्डर था, जो पिछले 70-80 साल से कायम था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, वो रीशेप हो रहा है, रीफॉर्म हो रहा है। आपने देखा कि फॉर द पास्ट 70 इयर्स इसराइल के जो एलाइज थे उसमें अमेरिका शामिल था और यूरोपियन कंट्रीज शामिल थे। बहुत सारी जगहों के ऊपर आपने देखा कि उन ममालिक ने अपनी सिक्योरिटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपने फाइनेंस को के ऊपर तरजीह दी इसराइल की सिक्योरिटी, इसराइल के फाइनेंस और इसराइल की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को। आपने अमेरिका का भी देखा कि खुद बेशक उनके ऊपर तकरीबन $38 ट्रिलियन का कर्जा है इस वक्त अमेरिकन के ऊपर। उसके साथ साथ अमेरिकन जो अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोरियों का शिकार है, लेकिन फिर भी वो इसराइल की मदद करते चले आए हैं, चाहे इसके बदले में उनको खुद कितना मर्जी नुकसान उठाना पड़े। सो अब वो चीजें फॉर द पास्ट 3 इयर्स वो चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो उसका मेजर वजह ये है कि जिस तरीके से इसराइल ने गाजा के ऊपर जो भी कुछ किया है, उसके बाद से इसराइल दुनिया का सबसे हेटेड मुल्क है। नेतन्याहू दुनिया का सबसे हेटेड वजीर आजम है। उसके साथ साथ आपने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बाकायदा इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के हक में एहतजाज हुए। जितने भी यूरोपियन लीडर्स हैं, ख्वाह वो जितने भी इसराइल के सपोर्टर हो, एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिशियंस हैं और उनके घर के अंदर उनका जो इमेज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब लाखों की तादाद में लोग यूरोपियन कैपिटल्स में निकल आए इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन के हक में, तो वहां का जो सदर प्राइम मिनिस्टर है उसको अपनी हुकूमत खतरे में नजर आती है। सो इस वजह से भी एक तो रिलक्टेंस है उनकी कि वो पब्लिकली इसराइल के साथ और नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं होना चाहते। उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर ये है कि यूरोप के अंदर जो ग्लोबलिस्ट्स थे और अमेरिका के अंदर भी जो ग्लोबलिस्ट्स थे वो अब चेंज होकर नेशनलिस्ट्स की तरफ जाना शुरू हो गए। जर्मनी की आप बात करें तो वहां पे भी बेशक इक्तदार में ग्लोबलिस्ट है, लेकिन जो ऑपोजिशन में पावर है वो नेशनलिस्ट के पास है और वो बहुत तेजी से अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं। इटली का आप एग्जांपल देख लें, दीगर यूरोपियन ममालिक की देख लें, वो ये बात करते हैं कि पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद कोई और मुल्क है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेतन्याहू इस वक्त जंगों पे जंगें इंपोज कर रहे हैं, ये किसी भी सादा से भी स्ट्रेटेजिक माइंड से अगर आप बात करेंगे तो आपको यही कहेगा कि ये जो जंग ईरान के ऊपर इन्होंने इंपोज की है, ना अमेरिका इसको अफोर्ड कर सकता है, ना इसराइल इसको अफोर्ड कर सकता है। ये इन इटसेल्फ एक तरह की इसराइल ने अपने ऊपर फाइनल सुसाइड अटैक अपने ऊपर खुद कर लिया है। ये डिप्लीट हो जाएंगे, ऑलरेडी कमजोर हैं और डिप्लीट हो जाएंगे, और जो भी इसराइल का साथ देगा, इसराइल अपने साथ उसको भी करवाएगा। इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रिलक्टेंट है इस जंग के अंदर शामिल होने के लिए। हारी भी जंग में कोई शामिल नहीं होना चाहता। और बरतानवी वजीर आज़म का ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी मुहिम का हिस्सा बनने से इनकार करना और नेटो मिशन ना बनाने का बयान, क्या ये साबित करता है कि यूरोप अब अपनी मईशत और बका को अमरीकी वॉर गेम्स पर कुर्बान करने के लिए मजीद तैयार नहीं है? इसका वेस्ट की अस्करी और दिफाई तहादी पॉलिसियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, द वे आई सी इट इज कि यूरोप अब अपनी जो इकोनॉमी है, अपने जो सोल्जर्स हैं, अपनी वॉर मशीन है, उसको इसराइल के लिए अब इस खत्ते में जंगों में झोंकना नहीं चाहता। आपको याद होगा टोनी ब्लेयर हेड कर रहे थे यूनाइटेड किंगडम को कि जब इन्होंने अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था और लाखों की तादाद में जो लोग थे वो टोनी ब्लेयर के खिलाफ सड़कों पे निकले थे और एक क्राइसिस उनके लिए डेवलप हो चुका था उस वक्त, जबकि अमेरिका एक सुपर पावर थी और इन्होंने वॉर गेमिंग और इन्होंने अपना जो नैरेटिव भी बिल्ड किया वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इराक को लेके। अब तो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है ना। अब तो इंग्लैंड में बाकायदा रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोटेस्ट होते रहे इसराइल के खिलाफ और इसराइल जो जेनोसाइड गाजा में कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो अब तो आई थिंक इंग्लैंड भी किसी सूरत भी इस हारी हुई जंग में अपने आप को नहीं झोंकेगा और बाकायदा उनके पॉलिसी मेकर्स कह तो चुके हैं कि ये जो इराक में हमारे साथ हुआ था उससे 1000 गुना ज्यादा बुरा हाल जो है वो इस ईरान वॉर के अंदर जो है होगा और इंग्लैंड का इसके अंदर कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि जो नेशनलिस्ट लीडरशिप होती है वो अपने मुल्क के ऊपर इसराइल को कभी भी प्रेफर नहीं करेगी और जो दुनिया का निजाम बदल रहा है उसमें गुंजाइश ही नहीं है अब इस वक्त कि आप मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो आए और इस तरीके के इसराइल की हिफाजत। अब इसराइल की भी हिफाजत ने अब सिर्फ नेतन्याहू को इक्तदार में रखने की कोशिश है। बिल क्लिंटन ने यह बयान नहीं दिया आपसे चंद महीने कबल के जो ईरान इसराइल जंग हो रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि नेतन्याहू इक्तदार में रह सके। सो नेतन्याहू के इक्तदार के लिए अपने मुल्क कुर्बान नहीं करना चाह रहे इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज।
अहमद, सदर ट्रंप का ये कहना कि अबनाए हुर्मुज़ से हमारा सिर्फ 1% तेल गुजरता है, लिहाजा चीन और जापान अपने बेड़े खुद भेजें, क्या ये आलमी समुद्री रास्तों की हिफाजत की जिम्मेदारी से अमरीकी दस्तबरदारी और एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खला पैदा करने की दानिस्ता कोशिश नहीं है? जबकि चीन को तो मसला ही नहीं है, चीन को तो इजाज़त है कि उसके बावजूद ट्रंप बार बार चीन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ खुलवाए। देखिए, बात यह है कि अमेरिका एक्चुअली इन सिक्योरिटी गारंटीज को अब अफोर्ड नहीं कर सकता। जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अंदर रखा हुआ है, उसको अमेरिका अफोर्ड नहीं अब कर सकता। $38 ट्रिलियन का अमेरिका मकरूज है। डोनाल्ड ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह के आए थे और कह के ये आए थे कि मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से अपने आप को निकालूंगा। अमेरिका तो कोई एक्टिव जंग नहीं लड़ा था उस वक्त मिडिल ईस्ट में, तो किन जंगों से डोनाल्ड ट्रंप ने निकालना था? या कौन सा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू मैसेज देना चाह रही थी कि हम ये करेंगे? वो यही था कि जो मिलिट्री बेसेस अमेरिका की पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, जो अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर अपने पैसे डिप्लीट कर रहे हैं, अमेरिका वहां से अपने आप को निकालेगा। तो जो सिक्योरिटी गारंटीज है मिडिल ईस्ट की, वो उस वक्त खत्म हो चुकी थी कि जब इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था। ये बात मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी वाज़ेह हो चुकी थी, अमेरिका को भी वाज़ेह हो चुकी थी। सो अभी उसके बाकियात हैं जो निकल रहे हैं। तो जो आपने बात की है, मैं अमेरिका एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकता आप सिक्योरिटी गारंटीज देना, और जाहिर है जब सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका की निकलेंगी तो एक वैक्यूम होगा और उस वैक्यूम को कोई ना कोई मुल्क फिल करेगा। अमेरिका की कोशिश ये है कि उस वैक्यूम को इसराइल फिल करे, लेकिन इसराइल ना कैपेसिटी रखता है, ना कैपेबिलिटी रखता है, ना वो डेप्थ रखता है कि उस वैक्यूम को वो फिल कर सके। तो ये इस वक्त सारी इक्वेशन है। अमेरिका इस वक्त जो जंगे कर रहा है, ये इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो इसी वजह से कि जब अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकले तो इसराइल उसकी जगह ले सके, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इतना इंक्यूबेशन पीरियड ही नहीं है अभी पूरा हुआ इसराइल का कि वो इस काबिल हो सके कि वो सिक्योरिटी गारंटीज ले सके। तो चाहे वो पानियों की बात हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के सहराओं की बात हो, हर जगह से अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज आपको श्रिंक होती हुई नजर आएंगी। और दूसरी जो ये बात की है कि वो सिक्योरिटी गारंटीज दे। माजी में खलीजी ममालिक की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डों को अपनी सरजमीन पर जगह देना एक दिफाई जरूरत समझा जाता था, मगर मौजूदा सूरत हाल में जब ईरान इन अड्डों को निशाना बना रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये अड्डे अब उन ममालिक की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के बजाय एक मुस्तकिल खतरा बन चुके हैं और वो अब सफर भी कर रहे हैं इन अड्डों की वजह से? देखिए, जो सिक्योरिटी गारंटीज होती हैं ना, ये जो अड्डे होते हैं, ये डिटरेंट के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनको। आप अगर किसी मुल्क की सिक्योरिटी गारंटी लें तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके उस मुल्क पे हमला हो गया तो आप जवाब में हमला करेंगे। वो सिक्योरिटी गारंटी का मतलब ये होता है कि आप ये कह देते हैं कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूं ताकि इस पे कोई हमला हो ना। प्रीएम्प्टिव होता है और डिफेंसिव होता है। तो लिहाजा अगर अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके ऊपर हमला इस वक्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डिटरेंट फैक्टर था वो खत्म हो चुका है। अब आप उसकी फाइनल स्टेजेस देख रही हैं, वो बिल्कुल अपनी जान छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान के हमलों के बाद सिक्योरिटी गारंटीज खत्म हो गई। अगर ईरान ने अटैक किया तो इसका मतलब है वो जो डिटरेंट फैक्टर था वो बहुत अरसा पहले ही खत्म हो चुका था। सही। सो लिहाजा अब जो अपना फुटप्रिंट है अमेरिका, वो श्रिंक करेगा। अमेरिका को भी इस बात का पता है। आप इसी वजह से तो आपने देखा कि अमेरिकन पॉलिसी स्ट्रक्चर्स लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है एक टर्म जिसको वो मोनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फख्र से कहा कि मोनरो डॉक्ट्रिन की अब नेक्स्ट फेज के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। वो क्या था कि हम अब अपना फुटप्रिंट दुनिया से निकालेंगे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है उसके ऊपर हम अपनी पावर कंसोलिडेट करेंगे। मतलब क्लोज टू अमेरिका, अपने घर के करीब करीब हम अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे और हम बैरूनी जो जगह है वहां से अपने आप को निकालेंगे। इसी वजह से वेनेजुएला वाला मामला भी सारा हुआ। सो ये लार्जर इक्वेशन है अमेरिकन लेंस से। यानी हम कह सकते हैं कि इस जंग के इख्तिताम पर गल्फ में अमरीकी तसल्लुत या जो अड्डे हैं वो महदूद हों और चीन समेत रूस और दीगर प्लेयर्स की एंट्री हो। देखिए, अमेरिका की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 2021 ऑनवर्ड्स मिडिल ईस्ट से श्रिंक होना शुरू हो चुका था और ये कांस्टेंट प्रोसेस है। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इम्प्लांट किया है वो तकरीबन 2 से 3 डेकेड्स उसको लगे और फिर उसके बाद उसको चलते चलते तकरीबन 7 दिहाइयां हो चुकी हैं। तो मैं ये तो शायद ना कह सकूं कि इस जंग के फौरन बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपको मैसिवली अगले 2 से 4 सालों के अंदर अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिडिल ईस्ट से निकलता नजर आएगा। चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड है। रशियन इन्फ्लुएंस आपने देखा था मिडिल ईस्ट में, लेकिन वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में एक हद से ज्यादा अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर लेके आएंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर
एक मुस्लिम जो अलायंस है वही मिडल ईस्ट के प्रॉब्लम्स का हल है कि तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, मुसलमान ममालिक जो है वो आपस में इकट्ठे होकर अपनी सिक्योरिटी गारंटीज खुद मैनेज करें, बजाय इसके किसी बैरूनी ताकत के थ्रू करें. सो द वे आई सी इट, मुझे एक नीड तो नजर आ रही है और मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी मुस्लिम वर्ल्ड में नजर आ रही है कि एक मुस्लिम अलायंस या मुस्लिम यूरोपियन यूनियन की तरह का कोई सेटअप जो कि मुसलमानों को पीस और स्टेबिलिटी मिडल ईस्ट के अंदर लेके आ सके. आई थिंक चीजें उस तरफ वो यूनिटी आपको नजर आने वाली है आगे. अच्छा अहमद, क्या हम इस तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां अमेरिका अब तनहा सुपर पावर के बजाय एक ऐसी ताकत बन चुका है जो सिर्फ अपने मफादात के लिए दूसरों को आग में झोंकना चाहता है? और क्या इस तन्हाई का अंजाम सोवियत यूनिट जैसा हो सकता है? देखिए, अगर ये जंग ईरान वाली ज्यादा एक हद से खिंचती है, विच इज हाईली अनलाइकली, और अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड्स इस जंग के अंदर लेकर आता है, फौजी यहाँ पे दाखिल करता है, तो फिर तो अमेरिका का अंजाम जो है वो सिविल वॉर जैसा हो सकता है. इसका इशारा हिलरी क्लिंटन ने 2021 में भी किया, जो बाइडेन ने भी किया, ओबामा ने भी किया, 2019 से डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि बिल्कुल सोवियत यूनियन की तरह का हाल होगा, तो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट, बिकॉज अमेरिका इस बात को रियलाइज करता है कि अमेरिका अगर मजीद फैलता गया तो अमेरिका का सोवियत यूनियन जैसा हाल होगा. इसी वजह से वो अपनी पावर को श्रिंक कर रहे हैं, इसी वजह से वो अपनी पावर को अपने घर वापस लेके आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग के बाद अमेरिका विल यूज दिस वॉर एज एन एक्सक्यूज कि वो अपनी पावर को पुल आउट करे, और दुनिया जो है वो 3 डिफरेंट पोल्स में शायद डिवाइड हो जाए, एक रशियन पोल, एक चाइनीज पोल और एक अमेरिकन पोल, और ये इमर्जिंग एक मुस्लिम पोल होगा. लेकिन वो जो सोवियत यूनियन वाला जो हाल था, वो जो 10 से 15 साल सोवियत यूनियन के गुजरे, सोवियत यूनियन के बाद रशिया में ट्रांजिशन हुई और उसके बाद उन्हें 10 साल लगे अपने आप को दोबारा से एस्टैब्लिश करने में, आई थिंक वो नौबत शायद अमेरिका वो ना आए. लेकिन जिस तरह से चीन जो है पूरी सूरत हाल में खामोशी से बाशी और सफारती पत्ते खेल रहा है, क्या बीजिंग अब इस पोजीशन में क्या आ सकता है कि वो खुद को बाकायदा सुपर पावर डिक्लेयर करे, मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका का बिस्तर जो है वो गोल कर दे? देखिए, आई थिंक सुपर पावर जो है एस्टैब्लिश करना तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि चाइना, यस, चाइना इज एन इमर्जिंग सुपर पावर, देयर इज नो डाउट इन इट. चाइना इज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, लेकिन जहां तक मिलिटरली कंपैरिजन की बात है तो अमेरिका अभी भी बहुत आगे है चाइनीज जो इंडस्ट्री है उससे. दूसरी बात यह है कि अमेरिका दुनिया की तारीख में सिर्फ एक दफा दुनिया यूनिपोलर रही है इन चंद सालों के लिए, 1991 ऑनवर्ड्स, और उसमें अमेरिका ही दुनिया की सुपर पावर था. तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है. मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सैमुअल पी हंटिंगटन का थॉट प्रोसेस था 1992 में, जो उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर एक इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी है और दुनिया मल्टीपोलर होगी, जिसमें एक सुपर पावर नहीं होगी, मल्टीपल सुपर पावर्स होंगी. आई थिंक दुनिया हाईली लाइकली है कि उस मॉडल की तरफ जाए. अच्छा. क्योंकि अगर आप चाइनीज हिस्ट्री देखें, आप पुरानी निकाल के इनकी तारीख पढ़े, तो कभी भी चाइना ने अपने आप को ग्लोबली असर्ट नहीं किया. चाइना रीजन के ऊपर फोकस कर गया, चाइना की पावर, चाइना का इन्फ्लुएंस रीजन पे रहा है, और ट्रेड पूरी दुनिया में चाइना का फैलता रहा है, चाहे सिल्क रूट की बात करें या पुरानी. सो आई थिंक सुपर पावर जो है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी अमेरिका निकलेगा और चाइना कहेगा कि मैं सुपर पावर, मेरा ख्याल है ये शायद इस तरीके से दुनिया अनफोल्ड ना करे. हाँ, शायद इस तरीके से करे कि अमेरिका भी एक सुपर पावर रहे, चाइना भी एक सुपर पावर रहे, रशिया भी एक सुपर पावर रहे, और मुस्लिम्स जो है वो भी एक सुपर पावर के तौर पे, एक और पोल के तौर पे इमर्ज करें. लेकिन एक कंट्री का होना मेरे लिए शायद वो, मैं इससे डिसएग्री